एक छोटे से गांव में दुर्गेश्वरी नाम की एक औरत रहती थी। वो और उसका पति दोनों अपने छोटे से खेत पर काम किया करते और उसी से ही दोनों अपना गुजारा कर रहे थे। शादी के 2 साल हो चुके थे और वो निसंतान थे, जिस कारण दुर्गेश्वरी थोड़ा परेशान रहती थी। कितनी बार कहा है तुम्हें, जब सुबह उठो तो चेहरे पर मुस्कान रखा करो। तुम्हारी उदासी पूरे दिन को उदास कर देती है। क्या बताऊं, आज फिर मैंने वही सपना देखा जो मुझे हर बार आता है, लेकिन आज कुछ अजीब हुआ, इसीलिए मेरा मन उदास है। ऐसा क्या देख लिया तुमने? आज मैंने देखा कि हमारे यहाँ एक छोटी बच्ची का जन्म हुआ है, लेकिन मैं डर गई। वो तो बिल्कुल काली थी। अरे, इसमें डरने की क्या बात है? सोचो, अगर हमारी बेटी हो जाए और वो काली हो तो क्या तुम उसे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दोगी? ऐसी अशुभ बातें मत बोलो। माना कि हमारे यहाँ बेटी हो जाए, लेकिन भगवान की दुआ से वो गोरी हो। एक तो हम गरीब, ऊपर से काली बेटी, शादी में बड़ी दिक्कत आ जाएगी उसकी। और ये सुनकर उसका पति हंसने लगा। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता दुर्गेश्वरी। सपने में तुमने अभी कुछ देखा और तुमने उस लड़की की शादी तक भी कर डाली। पहले उसे आने तो दो। 2 साल हो गए हैं हमारी शादी को, अब तो पड़ोसी भी बातें बनाने लगे हैं। पता नहीं भगवान की कृपा कब मुझ पर होगी। हो जाएगी, हो जाएगी, कृपा भी हो जाएगी। चलो, पहले तुम जल्दी से नाश्ता बना लो। आज हमें खेतों से सब्जियां तोड़कर बाजार में बेचनी है। फिर दुर्गेश्वरी घरेलू कामों में लग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो पति पत्नी खेतों में जाते हैं और काम करने लगते हैं। दोपहर के समय दुर्गेश्वरी घर से जो खाना लाई थी उसे खोलकर हाथ धोते हुए अपने पति से खाने के लिए कहती है। पता नहीं क्यों आज मुझे रह रहकर चक्कर आ रहे हैं, जी भी घबरा रहा है। जाते समय क्यों ना डॉक्टर को दिखा ले। अरे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? बस खाना खाओ जल्दी से और चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। फिर दोनों पति पत्नी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बताता है कि दुर्गेश्वरी मां बनने वाली है। ये सुनते ही दोनों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। घर आने पर देख रही हो भाग्यवान, आज का सपना लगता है तुम्हारा सच हो गया है। शुभ शुभ बोलो जी, भगवान करे मेरे यहाँ गोरा बच्चा हो। तुम अभी भी गोरे काले के चक्कर में अटकी हो? अरे, अब तो खुशी का मौका है। मैं सबको बता कर आता हूँ कि तुम माँ बनने वाली हो। फिर उसका पति पूरे पड़ोस में मिठाई बांट देता है कि दुर्गेश्वरी मां बनने वाली है। जैसे ही दुर्गेश्वरी को 7वां महीना लगता है, अचानक से उसके घर में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं। एक रोज तेज बारिश के कारण उनके घर की छत टूट जाती है। आंगन में जो गाय थी वो अपना खूंटा तोड़कर भाग जाती है। आंगन में बना हुआ कुआं सूख जाता है और सारी सब्जियों में कीड़ा लग जाता है। दुर्गेश्वरी के साथ ये सब होता देखकर सभी पड़ोसी डर जाते हैं। एक दिन जब उसका पति घर जा रहा था, तभी एक पड़ोसी उससे कहता है। सुना है भैया, तुम्हारे घर में बड़ी अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। मुझे तो लगता है दुर्गेश्वरी का आने वाला बच्चा बड़ा ही अशुभ है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? घर की घटनाओं से बच्चे का क्या मतलब? अरे, मतलब क्यों नहीं होगा? बच्चों के आने की आमद से ही तो पता चल जाता है कि बच्चा शुभ है या अशुभ है। और उसका पति कोई जवाब दिए बिना घर आ जाता है। वो दुखी दिखने लगता है। क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हैं? पता नहीं, गांव में बाहर लोग अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं तुम्हारा आने वाला बच्चा शुभ नहीं है, तभी तुम्हारे घर में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। पता नहीं, लगता है वो लोग सच कह रहे हैं। घर में तो भूखे मरने की नौबत आ गई है। क्या लोग बाग ऐसा कह रहे हैं? फिर तो जरूर ऐसा ही होगा। तुम्हें याद है ना, जिस दिन मैंने सपना देखा उसी दिन ही पता चला था कि मैं गर्भवती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे घर एक काली बेटी काली बलाओं के साथ पैदा हो। अब भगवान ही जाने क्या होगा। अब दोनों पति पत्नी थोड़े डरे से रहने लगे और 9वें महीने का इंतजार करने लगे। जिस दिन दुर्गेश्वरी को प्रसव पीड़ा हुई तो कोई भी उसके यहाँ नहीं आया। गांव की एकमात्र दाई ने उनके घर आने से मना कर दिया और उधर दुर्गेश्वरी दर्द से छटपटा रही थी। अब क्या होगा दुर्गेश्वरी? तुम्हारी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। डॉक्टर भी नहीं है और दाई ने भी मना कर दिया। और ये सुनकर दुर्गेश्वरी रोने लगी और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी।
हे भगवान, मेरी सहायता कीजिए। आह, क्यों सारे गांव वाले समझने लगे हैं कि मेरा होने वाला बच्चा अशुभ है। इस दर्द के समय मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा होने वाला बच्चा मेरा है, वो अशुभ कैसे हो सकता है। और तभी आसमान में जोर से बिजली चमकने लगी। दरवाजे पर एक अनजान औरत ने दस्तक दी। बाहर बहुत जोर की बारिश हो रही है और आपके घर से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आ रही है, जैसे कि वो प्रसव पीड़ा में हो। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा बहन जी। ऐसा ही है। मेरी पत्नी इस समय बहुत दर्द में है, लेकिन दाई ने आने से मना कर दिया। अच्छा, ऐसा है क्या? मैं आपकी मदद कर देती हूँ। और फिर वो औरत दुर्गेश्वरी का ध्यान रखने लगती है। थोड़ी ही देर में दुर्गेश्वरी एक बेटी को जन्म देती है जो काले रंग की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके जन्म लेते ही अचानक से बारिश रुक जाती है। मुबारक हो, आपके यहाँ बेटी का जन्म हुआ है। अब मैं चलती हूँ, अब बारिश भी रुक गई है। बहन जी, आपको देने के लिए मेरे पास इस समय कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा अनाज शायद घड़े में पड़ा होगा, मैं वो लेकर आता हूँ। खाली हाथ तो मैं नहीं जाने दूंगा आपको। फिर दुर्गेश्वरी का पति घड़े में जैसे ही हाथ डालता है, उसमें से सोने की एक ईंट निकलती है। वो हैरान हो जाता है। फिर वो अपना दूसरा हाथ उसी घड़े में डालता है, तो फिर से एक सोने की ईंट निकलती है। वो एक ईंट औरत को दे देता है और वो खुशी खुशी वहां से चली जाती है। एक बात बताओ दुर्गेश्वरी, हमारे घर में सोने की ईंट कहाँ से आई? ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे घर में अनाज का एक ही घड़ा है और उसमें अनाज था, वो भी थोड़ा सा। सुनो, जैसा मैंने सपने में देखा था, ये लड़की बिल्कुल वैसी ही है। लेकिन तब मैं डर गई थी, लेकिन अब मेरी ममता इस पर न्योछावर होने की कर रही है। क्यों ना हो, हमारी बेटी जो है। अच्छा सुनो, घर में पानी नहीं है, मैं पानी लेकर आता हूँ पड़ोस से। और जैसे ही वो आंगन में आता है, हैरान हो जाता है। उसके आंगन में दो सफेद गाय खड़ी हुई थीं और उनका कुआं पानी से लबालब भरा हुआ था। उसने कुएं के पानी को पिया। वो शीतल और मीठा था। दोनों गाय उसे देखकर सिर हिलाने लगी। तभी उजाला हो गया। गांव के कुछ लोग अपने खेतों की तरफ निकलते हुए अचानक से दुर्गेश्वरी के घर के आगे जमा होने लगे। अरे बाप रे! देखो भाई देखो, कैसा चमत्कार है। लगता है इस गरीब दुर्गेश्वरी के तो दिन ही संवर गए। देखो तो, इनका घर कैसे सोने की तरह चमक रहा है। अरे ओ भैया, कहाँ घर में छिपे बैठे हो? बाहर आओ। ये सब क्या माजरा है? आंगन में गाय खड़ी है, कुआं पानी से लबालब है, घर सोने की तरह चमक रहा है। लोगों का शोर सुनकर जब दुर्गेश्वरी का पति बाहर आता है तो सबको मिठाई खिलाता है। ये चमत्कार सब कुछ हमारी बेटी की वजह से हुआ है। उसके पैदा होते ही ये सब कुछ अपने आप होने लगा। फिर तो सारा गांव दुर्गेश्वरी की बेटी को देखने के लिए जमा होने लगा। दुर्गेश्वरी के कहने पर उसके पति ने भी किसी को खाली हाथ नहीं भेजा। सबके हाथ में मिठाई का डिब्बा और एक सोने का सिक्का था। पूरे गांव में दुर्गेश्वरी की बेटी की चर्चा हो रही थी। अरे किस्मत हो तो दुर्गेश्वरी जैसी। देखो तो, पहले तो बच्चा हुआ नहीं, और हुआ तो क्या घर भर दिया उसका। जादुई बेटी पैदा हुई है उनके यहाँ तो। सही कह रही हो बहन। कहते हैं बच्चा अपनी किस्मत खुद लेकर आता है, लेकिन मुझे तो लगता है दुर्गेश्वरी की काली जादुई बेटी खजाना लेकर आई है, खजाना। किस्मत चमक गई है दुर्गेश्वरी की तो। काली बेटी, लेकिन धन धान्य से भरपूर। मैंने सोने का सिक्का अभी दांत के नीचे दबाए देखा। सचमुच में असली है, असली। और फिर ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। आसपास के गांव के लोग भी दुर्गेश्वरी की जादुई बेटी को देखने के लिए आने लगे और उसका पति सबको मिठाई का डिब्बा देता और एक सोने का सिक्का। देखो तो, कितनी प्यारी बेटी है हमारी। क्या नाम रखें इसका? इसमें तो ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है। तुम दुर्गेश्वरी और ये लक्ष्मी। आह, कितना प्यारा नाम है, लक्ष्मी। आते ही सब कुछ सही कर दिया इसने। दोनों पति पत्नी अपनी बेटी का बड़ा ध्यान रखते। धीरे धीरे उनके खेतों में इतनी पैदावार होने लगी कि उन्होंने आसपास की जमीनें भी खरीद लीं और अपना घर काफी बड़ा बना लिया। गांव में किसी को भी रुपए पैसे की मदद चाहिए होती तो दुर्गेश्वरी खुले हाथों से मदद करती।
और देखते ही देखते उसकी बेटी 20 साल की युवती हो जाती है। अम्मा, तुम्हें पता है, जिस रात तुम दर्द से छटपटा रही थी और मैं पैदा होने वाली थी, अगर आप उस दिन मुझे भला बुरा कहती या मुझे कोसती तो शायद सब कुछ उल्टा हो जाता। मैं समझी नहीं लक्ष्मी, तुम कहना क्या चाहती हो? ये तो सब जानते हैं कि मैं एक जादुई काली लड़की हूँ, लेकिन उस दिन अगर आप मुझे गांव वालों की तरह कहती या मुझे भला बुरा कहती तो सब तरफ काली छाया फैल जाती। लेकिन आपने भगवान से प्रार्थना की, आपकी बेटी अशुभ नहीं हो सकती है, और मैं जो पिछले जन्म का इतना सारा गुस्सा लेकर पैदा होने वाली थी, तुम्हारी ममता की बौछार में पिघल गई और मैंने जन्म लेते ही हर तरफ रोशनी ही रोशनी कर दी। पिछले जन्म में भी मैं बहुत काली थी, सब लोग मुझे भला बुरा कहते थे, जिस कारण मैं बहुत गुस्से में आ गई और मैंने लोगों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया और सब लोग मुझे मारने का सोचने लगे। तब एक रोज गांव के मंदिर में मैंने सर पटक पटक कर भगवान से प्रार्थना की कि वो मुझे अपने पास बुला ले। तब स्वयं भगवान वहां पर प्रकट हुए। उन्होंने मुझे वरदान दिया कि तुम अगले जन्म में भी इसी रंग रूप के साथ पैदा होगी। अगर कोई तुम्हें अशुभ नहीं बोलेगा तो तुम सबके लिए वरदान साबित होगी। तुम्हारे पैदा होने से पहले बहुत सारी अजीब अजीब घटनाएं होंगी और वही निर्धारित करेंगी कि तुम्हारी अगले जन्म की माँ तुम्हें किस रूप में स्वीकार करती है। और ये सब इसलिए होगा क्योंकि तुमने इस जन्म में बहुत सारे लोगों के साथ बहुत ही बुरा किया है। उसका कुछ दंड तो तुम्हें अगले जन्म में भी मिलेगा। और अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें इसी रंग रूप में स्वीकार किया तो सब ठीक हो जाएगा। और ये सुनकर दुर्गेश्वरी रोने लगती है। वो लक्ष्मी को गले से लगा लेती है। जब तुम मेरे पेट में थी तब मुझे बहुत बुरे ख्याल आते थे, लेकिन जब मैं प्रसव पीड़ा में थी तब मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे पर प्यार आ रहा था, और मैं और तुम्हारे बाबा सचमुच में तुम्हें बहुत प्यार करते, और सारा गांव भी। फिर कुछ समय बाद दुर्गेश्वरी और उसका पति अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह बड़ी धूमधाम से एक अमीर घराने में कर देते हैं, और उनकी जादुई काली बेटी हमेशा लोगों की भलाई करती रही। अनुष्का और माही दोनों बहुत ही गहरी सहेली थी। अनुष्का जहां बहुत सुंदर थी, वहीं माही काले रंग की पर सुंदर नैन नक्श वाली लड़की थी। वैसे तो माही अनुष्का के घर कभी कभी ही जाती थी, लेकिन जब भी जाती तो हमेशा वो उसकी माँ की नजरों में अपने लिए कड़वाहट ही देखती। अनुष्का की शादी तय हो गई थी और उसने माही को बड़े दिल से बुलाया था। ओहो, बहुत नखरे हो गए हैं तुम्हारे। कितनी बार बुलावा भेजा, तब जाकर कहीं आई हो तुम। ऐसी बात नहीं है अनुष्का, मुझे लगा कि आंटी को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। मैं जब भी यहाँ आई हूँ आंटी मुझे देखकर मुंह बना लेती हैं। तो सुनो तुम, आंटी तुम्हारी सहेली नहीं है, मैं तुम्हारी सहेली हूँ, और मुझे पता है तुम्हारे अंदर क्या खूबी है। तुम हमेशा सही को सही और गलत को गलत बताती हो। तुम्हारा दिल शीशे की तरह साफ है। हाँ, दिल शीशे की तरह साफ है और शक्ल कोयले की तरह काली। ये सब छोड़ और ये बता कि क्यों बुलाया है मुझे तूने। अरे हाँ, देखो ये इतने सारे कपड़े हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इनमें से मैं अपने लिए कौन से कपड़े तैयार करवाऊं। कैसी बातें कर रही है तू? तू इतनी सुंदर है, गोरी है, तुझे ये चिंता तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि तेरे ऊपर क्या अच्छा लगेगा। तू तो कुछ भी पहन ले, तेरे ऊपर सब अच्छा लगेगा। सोचना तो मुझ जैसे को पड़ता है। क्या बात है माही, तू बड़ी परेशान लग रही है। आज से पहले तो तूने कभी इस तरह अपने रंग को लेकर बात नहीं की। सुनो अनुष्का, शायद मैं तेरी शादी में ना आ पाऊं। पता है तेरे घर में इतने लोग आए हुए हैं, सभी मेहमान मेरी तरफ कैसे देख रहे थे। कौन देख रहा था बता मुझे। कोई भी तेरा यहाँ अपमान करे तो मुझे बता। शांत हो जा झांसी की रानी, शांत हो जा। ये शादी का घर है, लड़ाई का मैदान नहीं। और कुछ देर रुकने के बाद माही वहां से जाने लगती है कि तभी अनुष्का की माँ उसे रोक लेती है। सुनो माही,
मैं जानती हूँ तुम अनुष्का की बहुत अच्छी सहेली हो और वो तुम्हें बहुत मानती भी है, लेकिन क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारे आने से उसकी शादी में खींचने वाली फोटोज खराब हो जाएं? क्योंकि वो तो तुम्हें हर समय अपने साथ रखेगी और फिर तुम्हारे गरीबों वाले कपड़े। वो तो पागल है, तुम तो समझदारी दिखा सकती हो ना। नहीं नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अनुष्का को बोल दिया है, मैं शादी में नहीं आऊंगी। बड़ी समझदारी का फैसला किया है तुमने। अनुष्का की माँ जब ये बातें माही से कह रही थी, वहीं पर ही अनुष्का की बुआ का लड़का भी ये सारी बातें सुन लेता है। फिर वो माही को वहां से रोकर भागता हुआ देखता है। कितनी तो सुंदर लड़की है, बस थोड़ा रंग ही तो काला है। फिर मामी ने उसके लिए ऐसा क्यों कहा? और उसे अकेले में खुद से बड़बड़ाता हुआ देखकर अनुष्का उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ भैया, यहाँ पर खड़े हुए किससे बातें कर रहे हो? हाँ, लगता है वो लड़की तुम्हारी सहेली थी। अभी अभी मामी ने उससे कहा कि तुम्हारी शादी में आने की जरूरत नहीं है। क्या मम्मी ने ऐसा कहा? वो माही को ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैं अभी जाकर मम्मी से बात करती हूँ। तुम भी ना अनुष्का, कैसी बात कर रही हो? तुम क्या एक बार कहकर मामी की सोच बदल सकती हो? बिल्कुल भी नहीं। इससे तो अच्छा होगा कि तुम अपनी सहेली को समझाओ। दिल तुम्हारी मम्मी का नहीं, उस बेचारी का टूटा है। भैया, शादी का घर है, मम्मी तो मुझे बाहर जाने नहीं देगी। तुम लेकर चलो ना मुझे माही के घर। अनुष्का के कहने पर उसका भाई तुषार उसे माही के घर ले जाता है। माही का घर बेहद ही सादा था, साफ सुथरा और बहुत सुंदर। जब वो लोग घर जाते हैं तो माही की आंखें रो रो कर सूज जाती हैं। तुम रो रही थी माही? नहीं नहीं, मैं कहाँ रो रही थी। आना, अंदर आ। और तू इस समय यहाँ कैसे आ गई? मुझे पता चला कि मम्मी ने तुमसे क्या क्या कहा है। ये मेरा भाई तुषार है। तभी माही की माँ वहां आती है। अरे अनुष्का बेटी, आओ आओ, बैठो। मैं तुम दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। और ये माही, देखना, पता नहीं किस बात पर रोए ही जा रही है। अच्छा हुआ तू आ गई, मुझे तो कुछ बता ही नहीं रही। कुछ नहीं आंटी, बस मुझसे नाराज है, मैं इसे मनाने ही आई थी। ऐसी दोनों सहेलियां बात कर रही थी और इसी बीच तुषार की नजर बार बार माही की तरफ जा रही थी। माही की सुंदर आंखें उसका ध्यान बार बार खींच रही थी। आंटी ने कुछ गलत नहीं बोला है अनुष्का। ये तो उनकी हिम्मत है जो उन्होंने बचपन से लेकर आज तक मुझे तुम्हारे साथ बर्दाश्त किया। और तुम्हारी सचमुच में शादी की फोटोज अगर मेरे साथ आई तो तुम्हें ही सब बातें सुनाएंगी कि काली सहेली को अपने साथ क्यों रखा हुआ है। पता नहीं क्या काला काला लगा रखा है। अरे तुम कितनी अच्छी लड़की हो, कौन सा काम है जो तुम्हें नहीं आता? पढ़ाई में तुम कितनी अच्छी हो, हमेशा स्कूल और कॉलेज में अव्वल आई हो। देख लेना, एक दिन कोई सुंदर सा राजकुमार तुमसे शादी करेगा। रहने दे, मुझे भी पता है कौन सा राजकुमार मुझसे शादी करने आएगा। कोई गरीब घर का, मेरी तरह काला सा लड़का होगा वो। तभी माही की माँ उन लोगों के लिए चाय पानी लेकर आती है। तुषार भी वहीं बैठकर चाय पीने लगता है। मैं बहुत देर से उस पेंटिंग को देख रहा हूँ, आप मुझे बताएंगी ये कहाँ से खरीदी है? तुषार भैया, ये पेंटिंग माही ने खरीदी नहीं है, खुद बनाई है। आपको पता है, इस पेंटिंग की तारीफ सब टीचर्स ने की। माही बहुत सुंदर पेंटिंग बनाती है। हाँ, शायद इसलिए अच्छी बन जाती है क्योंकि मैं खुद तो अच्छी हूँ ही नहीं ना, बस तस्वीर बनाकर उन्हें ही अच्छा बना लेती हूँ। कैसी बातें कर रही हैं आप? किसने कहा कि आप अच्छी नहीं हैं? इतनी सारी खूबी वाली लड़की मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। चल माही, बहुत देर हो गई है, माँ भी पूछ रही होगी। और हाँ, अब नाराजगी बिल्कुल भी नहीं रखना। तुझे मेरी शादी में आना है तो बस आना है। शादी वाले दिन अनुष्का की बारात आ चुकी थी, वरमाला भी हो चुकी थी। अनुष्का फिर भी इधर उधर माही को ढूंढ रही थी, लेकिन माही का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। अनुष्का इशारे से तुषार को अपने पास बुलाती है। तुषार भैया, माही दिखाई नहीं दे रही, क्या वो शादी में नहीं आई? हाँ, शायद नहीं आई। लगता है तुम्हारी सहेली नहीं आएगी तुम्हारी शादी में। ये सुनकर
अनुष्का का चेहरा उतर जाता है। वो बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रही थी। क्या हुआ अनुष्का, तुम खुश क्यों नहीं लग रही? माँ ही नहीं आई। चुप करो, हर समय माँ ही करती रहती हो। तुम्हारी शादी का दिन है। अरे भाई, क्या हुआ अनुष्का? कुछ नहीं, बस मेरी बेस्ट फ्रेंड अभी तक नहीं आई है ना। अरे भाई, आ जाएगी, हो सकता है कहीं पर बिजी हो। तभी माही गेट से अंदर आई हुई दिखाई देती है। तुषार माही को देखता ही रह जाता है। माही के लंबे घने काले बाल खुले हुए थे। उसने माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगाई हुई थी और सादे सूट में भी वो गजब लग रही थी। कितनी सुंदर है ये। तभी तुषार के पापा वहां पर आते हैं और तुषार से कहते हैं, तुषार बेटा, तुम भी शादी में आई हुई लड़कियों में से कोई एक लड़की पसंद कर लो। हम तुम्हारी भी शादी जल्द कर देंगे। क्या पापा, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं करता। मैं तुम्हारा बाप ही नहीं, एक अच्छा दोस्त भी हूं। और मुझे तो ये भी पता है कि तुम इस समय किसको पसंद कर चुके हो। तुषार हैरानी से अपने पापा की तरफ देखता है और उसके पापा हंसने लगते हैं। आप मजाक कर रहे हैं ना पापा? बिल्कुल भी नहीं। वो लड़की जो अभी अभी अनुष्का के पास गई है ना, और जिसे देखकर अनुष्का का चेहरा खिल गया है, मेरे बेटे ने उसी को पसंद किया है। चल अब जल्दी से ये बता कि वो है कौन? वो अनुष्का की सहेली है और सचमुच में पापा बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है। इतनी खूबियां हैं कि मैं हैरान हो गया। हाँ, बस गरीब घर की है और थोड़ी सांवली है। और उधर स्टेज पर, बहुत सुंदर लग रही हो माही। इतनी देर से क्यों आई? बहुत डर लग रहा था मुझे यहाँ आने में, इसलिए। आंटी तो नाराज नहीं होंगी ना? अनुष्का गर्दन हिलाते हुए मना कर देती है। फिर अनुष्का पूरी शादी में खुश रहती है। उसकी विदाई के बाद माही भी अपने घर चली जाती है। शादी के बाद तुषार की माँ, भाभी, तुषार ने माही को पसंद किया है। वही अनुष्का की सहेली। कैसे लोग हैं ये? ये तुम क्या कह रही हो दीदी? वो काली कलूटी पसंद की है तुषार ने? अरे शक्ल की तो काली है ही, और कितनी गरीब भी है। पता नहीं किसी फैक्ट्री में उसके फादर काम करते हैं। भाभी, तुम तो जानती हो तुषार मेरा इकलौता लड़का है। अगर इसे कोई लड़की पसंद आ गई है तो मैं तो उसी से ही इसकी शादी कराऊंगी। आखिर जिंदगी भर उन दोनों ने साथ रहना है। मैं क्यों कबाब में हड्डी बनूं? आप तो बड़ी ही मॉडर्न ख्यालातों की निकली। भाई मुझे तो बहुत ही प्यारी बच्ची लगी। नए नक्श तो बहुत ही सुंदर थे, और फिर जोड़ियां तो आसमान में बनती हैं। अब आप लोगों ने पसंद कर ही लिया है तो मैं क्या बोलूं। और कुछ दिनों बाद अचानक माही के घर अनुष्का, तुषार के माता पिता, तुषार और अनुष्का की माँ आते हैं। माही, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये लोग यहाँ आने वाले हैं? माँ, मुझे तो खुद नहीं पता कि ये लोग आने वाले थे। आंटी, हमें माफ करना, हम बिना बताए चले आए। एक्चुअली तुषार के मम्मी पापा माही को बिल्कुल घरेलू रूप में देखना चाहते थे। मैं समझी नहीं बेटा। अरे आंटी, इसमें समझने वाली बात क्या है? माही आज तक मेरी दोस्त थी, लेकिन अब मेरी भाभी बनने जा रही है। ये सुनकर माही हैरान हो जाती है। माही की माँ फोन करके माही के पापा को भी बुला लेती है और वो लोग मिलकर उनका अच्छा स्वागत करते हैं। और फिर तुषार की माँ माही के हाथ में सोने की अंगूठी पहना देती है। देखिए भाई साहब, देखिए बहन जी, हम लोगों के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बस अपने आशीर्वाद के साथ अपनी बेटी को हमारे घर विदा करें और हम अगले महीने अपनी बहू को लेने आ रहे हैं। भाई ये तो आप लोगों का बड़प्पन है और भगवान की दुआ है जिसने मेरी माही की किस्मत इतनी अच्छी लिखी है। और फिर कुछ दिनों बाद तुषार और माही की शादी हो जाती है और अनुष्का बहुत खुश होती है। वो माही को गले लगाकर भाभी भाभी बोलने लगती है।